रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है, तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यूएस पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपया है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार श्रोतागण, रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम ऑटिज्म के एक और सामूहिक प्रयास एम्पावरिंग पेरेंट्स विद टॉकिंग फिंगर्स में मैं शिवाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह श्रृंखला अपने आप में एक अनोखा प्रयास है उन 16 लेखकों का जिन्होंने इस किताब टॉकिंग फिंगर्स वॉइसेस ऑफ इंडियन नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक्स में अपने मन की बात, अपने विचारों को साझा किया है। ये सभी लेखक 8 से 27 वर्ष की आयु श्रेणी में आते हैं, जिसका मतलब है हर उम्र से जुड़े अनुभवों को एक साथ एक जगह पर हमारे लिए लेकर आए हैं। इन सभी बच्चों के अभिभावकों और रेडियो उड़ान के सहयोग से आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में हमारा ये प्रयास है कि ऑटिज्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो अभिभावक जुड़ रहे हैं उनका नाम है अकीला वैद्यनाथन। अकीला जी अमेज ट्रस्ट की संस्थापिका हैं। इनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य दूसरों की मदद कर उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करना है। उनके सुपुत्र निशांत अमेज ट्रस्ट में इंटर्न की तरह अपना योगदान दे रहे हैं। निशांत एक फ्रीलांस डिजिटल आर्टिस्ट हैं और इस किताब के सहलेखक भी हैं। स्वागत है अकीला जी। धन्यवाद। मैं इस अवसर के लिए रेडियो उड़ान और टीम स्पेक्ट्रम ऑटिज्म का वास्तव में बहुत आभारी हूँ। हिंदी हालांकि मेरी राष्ट्रभाषा है मगर मातृभाषा नहीं है, तो हिंदी में बोलते हुए किसी भी गलती के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है अकीला जी। हम आपसे निशांत को बड़ा करने के बारे में और उनके परवरिश के बारे में, आपके अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं। ज़रूर। हमने नवंबर 1995 में निशांत को अपने जीवन में स्वागत किया। वह अब 27 साल का है, तो इसीलिए ये एक लंबी यात्रा है। शुरुआत में वह किसी भी अन्य बच्चे की तरह
और तरह ही था, और ज़रूर हमारे आंखों का तारा था और अब भी हमारे आंखों का तारा है। उसके विकास संबंधी माइलस्टोन जैसे चलना, बात करना, मुस्कुराना, शरारत करना समय पर था। लेकिन जब वह लगभग 2 साल का था तो हमने देखा कि वह ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था और सामाजिक रूप में घुलने मिलने में थोड़ा पीछे हट गया था। और उसके सेंसरी इश्यूज जैसे कि इंद्रियों के संवेदनशीलता ये भी दिख रहे थे। तो हालांकि उस समय ऑटिज्म के बारे में जागरूकता कम थी और परिवार के बुजुर्गों और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी कहा कि ये एक अस्थायी चरण था, टेम्पररी फेस, मगर उसका रिग्रेशन जारी रहा। और जब तक वो 3 साल का था तब तक हमें पता चल गया था कि कुछ ठीक नहीं है, और हमने एक और बार न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए और उन्होंने ऑटिज्म के साथ डायग्नोज किया। तो हमने तुरंत ही उसे डॉक्टरों के सिफारिश के अनुसार नियमित स्पीच थेरेपी यानी कि भाषण चिकित्सा और ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि व्यावसायिक चिकित्सा देना शुरू कर दिया। और मैंने कुछ ही महीने पहले अपने आईटी में नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे उसके समस्याओं के बारे में पता था और मैं उसके बारीकी से निगरानी करना चाहती थी और स्पेशल एजुकेशन में खुद को प्रशिक्षित करना चाहती थी। तो बेंगलोर में उसे एक बहुत अच्छे मॉन्टेसरी स्कूल में एडमिशन लेने की सौभाग्य मिला। और निशान सक्रिय था, बहुत ही बुद्धिमान लग रहा था, लेकिन उसका बोलना नियमित रूप से सुचारू नहीं था और धीरे धीरे वह शुरुआती हस्तक्षेप दैट इज अर्ली इंटरवेंशन के बावजूद कम शब्दों का प्रयोग कर रहा था। हमारे आंखों के सामने हमारे खुश मिजाज बच्चा धीरे धीरे गायब हो रहा था और कम्युनिकेशन यानी कि संचार में कठिनाई के कारण उसकी निराशा भी बढ़ रही। इसलिए मैंने इसके बारे में शोध करना शुरू किया और प्रेक्स कार्य प्रणाली के बारे में मुझे जानकारी मिली। ये पश्चिम में जैसे कि यूएसए, यूके में व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी, लेकिन भारत में बहुत प्रसिद्ध या उपयोग नहीं की जा रही थी उस समय पर। तो मैंने उसका मैनुअल पढ़कर इस्तेमाल किया और मैंने देखा कि 6 ही सप्ताह में वह मुझे अपनी आवश्यकताओं और अनुरोधों की को पिक्चर कार्ड के माध्यम से बताने लगा। जैसे कि उसको पानी चाहिए या एप्पल चाहिए तो उसका कार्ड निकालकर वो हम तक आके देने लगा कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने देखा कि उसकी निराशा काफ़ी कम हो गई थी और इस इंसिडेंट से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला और मैं उसके प्रगति को अपने हाथों में लेने का विश्वास भी मिला मुझे। तो अब तक मैं उसके लिए एक को थेरेपिस्ट के रूप में उसके कार्यक्रमों का पूरी लगन से समर्थन किया करती थी, लेकिन अब मैंने खुद उसके प्रगति का जिम्मेदारी लेने का फैसला लिया और आज तक उसके साथ उसके माँ ही नहीं मगर उसके एक शिक्षक, दोस्त और उसके जीवन यात्रों में एक साथी बनकर रह गई हूँ। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इस 27 वर्ष की लंबी यात्रा का जो हमारे साथ अभी अनुभव साझा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत को बड़ा करते हुए आपको जो बाधाएं आई और उनका समाधान आपने कैसे किया उस बारे में कुछ बताएं। तो ये जवाब मैंने निशान से ही पूछा, प्रश्न मैंने निशान से ही पूछा कि और उसका जवाब इस तरह उसने दिया कि सबसे बड़ी बाधा उसको लगी कि तब होती है जब लोग मेरी ज़रूरतों को नहीं समझते हैं। तो और उसने ये भी कहा कि मैं इसे आवाज़, आरपीएम और क्लिकर ये सब ऐप हैं या एक मेथडोलॉजी है जिससे वो कम्युनिकेट करता है और उसके माध्यम से उसे काफ़ी हद तक संवाद करके दूर कर सकता था इस कठिनाई को। हम सभी जानते हैं कि निशांत एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं। आप श्रोताओं को उनकी पसंद और शौक के बारे में कुछ और बताएं। ज़रूर। तो छोटी उम्र से ही उसे कुछ चीज़ें पसंद थी
और वे अब भी उसके पसंदीदा हैं। जैसे कि प्रकृति, चाहे वो पहाड़ों पे ट्रैकिंग करना हो या समुद्र तट पर लहरों से खेलना या तैरना हो या मैदानी इलाकों में साइकिल चलाना हो, उसे यात्रा और सैर करना बहुत पसंद है। और उनकी पेंटिंग प्रकृति के प्रति उसके प्रेम को भी दर्शाती है। और पेंटिंग और डिजिटल कला के कौशल उसने 20 साल की उम्र के बाद सीखा था। जब वो बच्चा था तो वह अपने हाथ में ब्रश और पेंसिल तक नहीं पकड़ता था। तो हम उसे सेंसरी एक्सप्लोरेशन पसंद था, तो इसीलिए हमने उसे पेंट के साथ खेलने दिया। और समय के साथ और उम्र के साथ वो एक ऐसा कलाकार के रूप में विकसित हुआ जिसका काम आज पूरे भारत में प्रदर्शित है, और वो कुछ फ्रीलांस काम भी करता है। वो जिग्सॉ पजल में भी बहुत माहिर है। पहले वो 4 टुकड़े वाली पजल सॉल्व नहीं कर पाता था, और जब हमने ऑनलाइन पजल को इंट्रोड्यूस किया तो सब कुछ बदल गया, और वो 200-300 पीस का पजल सॉल्व करने लगा। एक और बात है कि वो बच्चे के रूप में वो ज़्यादा नहीं खाता था क्योंकि उसे चबाने की समस्या थी, लेकिन जब वो 6-7 साल का था तो ये बदल गया और वो पूरी तरह से खाने के शौकीन बन गया, और उसे हर तरह की व्यंजन पसंद है और खाना पकाने में भी भाग लेना पसंद है। वो यूट्यूब पर अपने पसंदीदा और नए व्यंजनों के रेसिपीज ब्राउज करता है, और उसे नूडल्स और सूप बहुत पसंद है। उसने एक बेकिंग इंटर्नशिप भी पूरी की है। उसके अलावा वो संगीत भी बचपन से उसका जीवन का अहम हिस्सा रहा है। वो खासकर वाद्य संगीत पसंद करता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और विशेष रूप से वेस्टर्न क्लासिकल, जैसे कि ग्रेट मास्टर्स लाइक बीथोवन, मोजार्ट बहुत सुनता है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान उस्ताद जैसे हरिप्रसाद चौरासिया जो बांसुरी बजाते हैं, या कुन्नकुड़ी वैद्यनाथ जी जो वायलिन बजाते हैं, वो बहुत पसंद है। बार बार सुनता है उनको। वो पॉप से लेकर फिल्म और शास्त्रीय तक सभी शैलियों को भी सुनता है। वो आमतौर पर खुश मिजाज स्वभाव का है। जी, बात सही है अखिला जी। अगर हमारे बच्चों को सही समय पर सही दिशा मिल जाए तो उन्हें आगे बढ़ने और विकसित होने का पूरा मौका मिल सकता है, जैसा हमने निशांत के केस में देखा। अखिला जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि टॉकिंग फिंगर्स किताब के प्रकाशित होने के बाद आपके और निशांत के जीवन में क्या कुछ बदलाव आए हैं? हाँ, तो पहले मैं निशांत जो इस प्रश्न का जवाब दिया वो शेयर करूंगी। तो उसने बोला कि किताब के प्रकाशित होने के बाद व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, ये चलता रहा है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि किताब की वजह से लोग मेरे जैसे निर्वाक ऑटिस्टिक लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। मैं अपने काम पर मुझे बहुत गर्व है। तो ये उसने कहा। तो मैंने देखा है कि कुछ ऑटिस्टिक बच्चे जो टाइप करते हैं, अपना बात करना सीख गए हैं, वे अपने विचारों और भावनाओं को दुनिया तक पहुंचने के लिए इच्छुक हैं। मगर निशांत अपने संचार या कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने करीबी सर्कल जैसे परिवार वालों, दोस्तों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने से संतुष्ट है। मगर जब उससे पूछा जाता है तो वो उसके जवाब हमेशा दिलचस्प होते हैं और विचारों में गहराई दिखाई देती है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो उसी पल में जीता है और ये सोच उसके विचारों में दिखाई देती है। वह दूसरे के व्यवहार या दुनिया को बदलने वाले टिप्पणियां करना नहीं चाहता है। इसलिए पहले जब मैं उससे अपने संदेश टाइप करने के लिए कहती थी दुनिया के लिए, तो कभी इच्छुक नहीं था। हालांकि पूछे जाने पर वो हमेशा सवालों का जवाब देता था। इससे पहले भी पद्मा जी द्वारा अपने ब्लॉग के लिए एक इंटरव्यू में उसने भाग लिया था, या कोविड के दौरान वो निश जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग त्रिवेंद्रम
के असिस्टिव टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए एक रिसोर्स पर्सन बनने के लिए सहमत हुआ और उसने उन छात्रों के सवालों का जवाब दिया। वो आसानी से टॉकिंग फिंगर की किताब के लिए सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गया। जब मैं किताब के लिए एक फीडबैक अब पढ़ती हूँ तो उसे बहुत खुशी होती है। और हाल ही में 4th इंडियन कांग्रेस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में हमने टॉकिंग फिंगर पुस्तक का विमोचन किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और निशांत भी उनके तालियों और प्रशंसा से बहुत खुश हुआ और उसने दर्शकों के सवालों का धैर्यपूर्वक लाइव जवाब दिया। सो इसलिए वो अभी अपना दृष्टिकोण को दूसरों के साथ साझा करने का महत्व अब समझ रहा है। तो हम टॉकिंग फिंगर्स का हार्दिक आभार कि उन्होंने भारत और दुनिया भर में इन अनसुनी आवाज़ों और विचारों को पहुंचने का अवसर दिया है और इसके लिए हम तहे दिल से पद्मा और चित्रा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, पद्मा जी और चित्रा जी को तो हम धन्यवाद देंगे ही। उन सभी 16 बच्चों और उनके अभिभावकों, उनके माता पिता, उन सभी के लिए बहुत साधुवाद कि आप लोग सब आगे आए और आज ये किताब बहुत बड़ा माइलस्टोन की तरह हम लोग को नज़र आती है। तो अखिला जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जब कभी अभिभावकों को थेरेपिस्ट या डॉक्टर के माध्यम से ये सूचित किया जाता है कि उनका बच्चा कभी बोल नहीं सकेगा, जो कि अक्सर हम सुनने में आते हैं कि ऐसा बताया जाता है, तो अभिभावकों को उनके मार्गदर्शन के लिए आप क्या सलाह या सुझाव देना चाहेंगे? तो पहली बात तो ये है कि किसी भी थेरेपिस्ट का किसी भी बच्चे के बारे में ऐसा कहना सही नहीं है कि उसको कभी भी स्पीच नहीं आएगा, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्टिव म्यूटिज्म, जो इच्छा से बोलते नहीं हैं, दिखाते ऐसे फीचर्स दिखाते हैं और कुछ साल बाद अपने आप बोलने लगते हैं। और जो आज के दौर में थेरेपीज भी है, जैसे ओपीटी, ओरल प्लेसमेंट थेरेपी के जैसे नए तरीकों के साथ लगातार प्रयास करने पर बड़े बच्चे भी बोलना सीख सकते हैं। निशांत भी 25 साल की उम्र से कुछ शब्द कहने लगा है। तो हालांकि स्पीच से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कम्युनिकेट या संवाद करने लगे और स्वयं को अभिव्यक्त करने में क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए हमें। उनकी ज़रूरतें और चाहतें, उनकी पसंद और नापसंद, विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में बच्चे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम्युनिकेट को एनहांस या वृद्धि करें, क्योंकि बच्चा हो सकता है इशारों, व्यवहारों, ध्वनियों या संकेतों के आदि माध्यम से पहले से ही कई तरीकों से अभिव्यक्त कर रहा हो, तो हमें उसे एक ऑल्टरनेट तरीके से करने के माध्यम खोजने की आवश्यकता है। शायद चित्रों के माध्यम से या आवाज़ जैसे AAC ऐप के माध्यम से, क्योंकि ये सभी के लिए उपयोग करना और समझने ये सब आसान है पिक्चर के माध्यम। तो पहले उससे शुरू कर सकते हैं और बाद में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे किसी भाषा का माध्यम की भी आवश्यकता है, जो लिखने या टाइप करने या बोलने से किया जा सकता है। तो हमें उस पहलू पर भी काम करने की आवश्यकता है। मगर ये बहुत बार अगर बच्चा बोल नहीं पाता है तो हम भी बच्चे से बोलना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कदम ये है कि बच्चे से संवाद हम जारी रखें और वो जिस पे उसका ध्यान जा रहा है उस पर हम बात करते रहे। जैसे एक टेक्निक बोलते हैं पैरेलल टॉक, जिसके जरिए से हम उनके आवाज़ बन रहे हैं। जैसे कि वो फैन देख रहा हो या पेन देख रहा हो, तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि हाँ देखो फैन चल रहा है और देखो राउंड एंड राउंड चल रहा है। और फिर बच्चे के आवाज़ में हम बोल सकते हैं, ओह वो फैन है, वो क्या है, ये फैन है। ऐसे दोनों के आवाज़ हम दे के बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, ताकि जब वो रेडी हो बात करने के लिए तो वो बोलना शुरू कर सकता है। जी,
अभिव्यक्ति हम सभी का मौलिक अधिकार है और बच्चों को भी ये अधिकार ज़रूर मिलना चाहिए। उसके लिए जो माध्यम हो सकें वो हमें ज़रूर तलाशने चाहिए। आपने बहुत सही सुझाव दिया। एक आखिरी सवाल अखिला जी आपसे, जागरूकता और समावेश के मामले में आप समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? तो अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक प्रमुख होटल श्रृंखला के कर्मचारियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम मैंने किया था। तो मुझे लगता है कि अभी भी दिव्यांग व्यक्तियों को स्वीकार करने के लिए समाज पूरी तरह तैयार नहीं है। बहुत सी अवधारणाएं सही जानकारी के अभाव में बनी हुई है। समाज दिव्यांगजन को दया की दृष्टि से देखते हैं और ऐसे में वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं कि हम कैसे इनको हेल्प कर सकते हैं। और इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच जागरूकता और विविधता न्यूरोडाइवर्सिटी की स्वीकृति के प्रयासों को जारी रखना चाहिए। माता पिता और परिवार के सदस्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चे को हर जगह बाहर ले जाएं ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके उनसे बातचीत करने और उन्हें अपने साथ शामिल करने का। हमें पारस्परिक मतभेदों को स्वीकार करना सीखने की ज़रूरत है और समाज हमारे बच्चों के सकारात्मक दृष्टिकोण को देखें जिन्होंने संघर्ष किया है और बहुत ही कम संसाधनों या रिसोर्सों के बावजूद सफलता को हासिल किया है। पारस्परिक सहयोग के माध्यम से समाज उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। हम डर को विश्वास से और सहानुभूति को समानुभूति में बदलने की ज़रूरत है हमें, और अपने मानवीय गुणों को जगाकर सभी के साथ सौहार्द की भावना से समानता का व्यवहार करना चाहिए। जी, बहुत सही कहा आपने। सहानुभूति नहीं, समानुभूति का व्यवहार करें। अखिला जी, आपने इतने विस्तार से हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि टॉकिंग फिंगर्स किताब अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अमेज़न पे उपलब्ध है। इसका लिंक भी इस ऑडियो के विवरण में दिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। टॉकिंग फिंगर्स टीम को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो किया जा सकता है। एक बार फिर से दानिश जी, रेडियो उड़ान, पद्मा जी और चित्रा जी, इनके अथक प्रयास का परिणाम यह किताब टॉकिंग फिंगर्स है, का हार्दिक आभार और टीम स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की ओर से अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव,
हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।